2025 का सेट फर्स्ट का ही पेपर है ये, ठीक। अच्छा, लास्ट ईयर का ही पेपर है, और 25 वाले पेपर का 26 के भी मिलेंगे। अब देखो, अच्छा पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में है, कोड कितना है 6511। आदित्य मुस्कुरा रहा, हंसना नहीं है इसमें। इधर देखो, हिंदी में इंस्ट्रक्शन तब पढ़ेंगे जब इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी में पढ़ लो। अच्छा, बड़े क्वेश्चन में तो ये कर सकते हो, बड़े बड़े क्वेश्चन में ऐसा होगा 100% हिंदी समझ, इंग्लिश जैसे देख रहे हो। कल एक क्वेश्चन कर रहा था, एक बच्ची को उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, 10th क्लास की थी, तो मैंने उससे बोला कि बेटा जैसी समझ में नहीं है तुरंत आप से हिंदी में चले जाना, वो समझ में आना चाहिए। अब तुम्हें इंग्लिश पहले पढ़नी है। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अब देखना द सेक्शन, ये 20 क्वेश्चन है MCQ, और तुम्हें उसमें से सारे ही करने हैं। अब A इनवर्स फाइंड करना है। ये कौन सी मैट्रिक्स है ये? क्यों ये मैट्रिक्स कौन सी है? डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक। इसमें क्या दे रखा है? -1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इसका इनवर्स फाइंड करना है। कैसे निकालें इनवर्स? तो डायगोनल के इनवर्स को तुम डायरेक्टली याद कर लो। देखो वैसे कायदे में क्या होता है, A इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट A। पता है, जब तुम ये सारे काम कर लोगे ना, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आती है? 1/A हो जाते हैं वहां पे। मीन्स जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उल्टे हो जाएंगे, 1/, हो जाएंगे। अच्छा देखना, इसका एडजॉइंट निकालोगे क्या होगा? इधर देखना एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर रखते हैं, तो इसको बंद करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। अच्छा, तो यदि कोफैक्टर निकाल के, देखो पहले तो कोफैक्टर निकाल के करना ही है, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला में याद। अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्यों दिया गया कि बच्चे को ये पता हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 1 2 3 होगा ना, जैसे मैट्रिक्स तुम्हें ये दे दूं मैं, 1 0 0 0 2 0 0 0 3, इसका इनवर्स पता क्या होगा? 1/1 1/2 1/3, इनवर्स निकल के आ जाएगा। वो सारे प्रोसेस के बाद, इतना सारा प्रोसेस करने के बाद, अच्छा इसमें इसने समझदारी से 1 1 1 दे दिया। अब इनवर्स निकालोगे तो देखो ऑप्शन देखना, पहले ऑप्शन में इतना माइनस है, इसमें ये है, एक मैट्रिक्स ऐसी होगी जो बिल्कुल ऐसी की ऐसी है वही इसका आंसर। मीन्स तुम्हें करना क्या है, इसको 1/, करोगे तो यही रह जाएगा, इसका 1/, है यही रह जाएगा, इसका 1/, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा D। जो भी D है देख लो, ये ऑप्शन है, -1 0 रहेगी डायगोनली। अच्छा, तो इस बात को तुम फॉर्मूला बना के दिमाग में फिट भी कर सकते हो कि इनवर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए यदि डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही है ना, सुनना इधर ध्यान से, इधर देखो, सपोज तुम्हारे पास इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लो कि मैट्रिक्स तुम्हें दी गई है, नोट भी कर सकते हो इस चीज को। मैट्रिक्स में लिखा है A 0 0 0 B 0 0 0 C, और इसका A इनवर्स पूछा जा रहा है, तो इसका A इनवर्स निकल के आएगा 1/A 0 0 0 1/B 0 0 0 1/C। इसी फॉर्मूले से कर लिया, ये समझ गए? याद रहेगा पहला, ठीक है। आज घर पे जाके काम भी करना कि इसको सॉल्व करके देखना। अच्छा, तुम एडजॉइंट निकालोगे वो कितना आएगा, वो निकाल देंगे पहले, फिर इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसमें कितना आएगा डिटरमिनेंट? -1 आएगा, -1 आएगा। तो देखो पहले टर्म से मैं दिखा देता हूं, पहले का जो C11 निकाला वो 1 आया था, 1 आया, और नीचे डिवाइड किससे करोगे? इसके डिटरमिनेंट से, -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा वापस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? D। भाई नेक्स्ट देखें, दिख रहा है? देखो वेक्टर्स, अब जो हिंदी है तो इंग्लिश वाला देखते है ना, आगे पहुंच गए कि ये 2 3 4 5, इंग्लिश यही है, ये इंग्लिश है, ठीक है। अब देखो वेक्टर हमने लेटेस्ट पढ़ा भी है, अब बताना A वेक्टर दिया है, B वेक्टर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। A वेक्टर की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, A वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 3i, फिर बोलो 2j - k, और B की वैल्यू कितनी है? i - j + k। अच्छा बताओ दोनों के मॉड बराबर है क्या? नहीं है बराबर, मॉड तो मॉड वाला अच्छा है नहीं, ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। मॉड कोई बड़ा छोटा है वो देख लो, B का मॉड छोटा ही होगा, लेकिन ये कह रहा है B का बड़ा है, तो ये बात भी गलत हो गई। अच्छा परपेंडिकुलर है क्या?
तो डॉट करके देख लो, डॉट करोगे तो कितना आएगा 3 -4 और -1, अच्छा -2 आएगा तो हो गया 0। तो भाई साहब ये ऑप्शन सही हो गया। ऑप्शन कौन सा है ये? बी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा पैरेलल कैसे चेक करते? रेशियो। देखो मेरी बात सुनो, बोर्ड के पेपर को सॉल्व करने का एक ही मतलब है कि हम लोग इन क्वेश्चंस को मेमोराइज करें, सोचें समझें। पैरेलल तो 4 ऑप्शन चेक करने पड़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव में भी। पैरेलल में रेशियो सेम होता, अब 3/1 2/-1 तो है ही नहीं, इक्वल कहाँ है? यदि इक्वल हो जाता तो कह देता पैरेलल है, यानी उसने सारे काम चेक करवा लिए। नेक्स्ट देखो इंटीग्रेशन है -1, देखो -1 से 1 और mod x/x है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब मैंने एक बात बताई थी कि जब भी mod x/x है तो mod को हटाना है पहले तो। अच्छा एक बात और सुनो, -1 से 1 की लिमिट में ऑड या इवन फंक्शन आ जाता है, तो ये फंक्शन ऑड है इवन वो चेक करना पड़ेगा। बस चेक करो, याद है कैसे चेक करते थे ऑड और इवन? x को -x से रिप्लेस कर देंगे। जब x को -x से रिप्लेस कर दोगे यदि तो -fx आ जाए तो ऑड होता है, और fx आ जाए तो इवन होता है। इसमें करोगे ऑड फंक्शन है तो पता है इसका आंसर ही 0 है। सोचो बिना सॉल्व किए हमें आंसर 0 पता है तो हमें सॉल्व करने की नीड होनी नहीं चाहिए, तो इसका आंसर 0 है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो रहेगा इसी लेवल का, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ये 0 वाला बी ऑप्शन हो गया। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब जब हमने पढ़ी थी डिफरेंशियल इक्वेशन तो मैं बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उसमें एक्स और वाई जो वेरिएबल हैं उनकी पावर सेम हो जानी चाहिए। अब देखना पहले ऑप्शन में y² है, एक्स और वाई है, ये होमोजीनियस है। यहाँ पे x और 3y है, ये भी होमोजीनियस है। तो पूछा था कौन सा होमोजीनियस नहीं है? अच्छा ये y/x sin² के अंदर है और ये भी लिखा हुआ है। अब यार कैसे चेक करोगे होमोजीनियस है या नहीं? सी और डी ऑप्शंस में पता रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि तुम x को रिप्लेस कर दो λx से और y को रिप्लेस कर दो λy से, फिर उसमें लैम्डा कैंसिल आउट हो जाए, लैम्डा बाहर निकल के हट जाए, तो वो हम कहेंगे कि ये होमोजीनियस है। जैसे कैंसिल आउट का मतलब नहीं, कैंसिल आउट तो नहीं, लैम्डा की वो पावर बाहर निकल के आ जाए। जैसे ये वाली इक्वेशन थी, इसमें λ² बाहर आ जाएगा। देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले ऑप्शन में λ² y² हो जाएगा, दूसरे में देखो λx λy तो λ² हो जाएगा ये भी, तो λ² और फंक्शन बचेगा y² - xy, तो λ² बाहर आ गया। ऐसे ही इसमें लैम्डा बाहर आ जाएगा, देख लो। यहां पे यदि रखोगे रिप्लेस करोगे तो लैम्डा कट जाएगा, sin² के अंदर है, इसको λy इसको λx λy λx लिखेंगे, फिर कॉमन लेंगे तो दोनों तरफ लैम्डा होगा तो लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा sin² के अंदर। यहां पे ये लैम्डा बाहर नहीं आएगा। tan के अंदर एंगल से कैसे, जैसे मैंने रिप्लेस कर दिया, पहले x को लिखा λx और y को लिखा λy। अब ये लैम्डा कैसे बाहर निकालोगे? सुनना, होमोजीनियस फंक्शन देखने के लिए उस लैम्डा को बाहर आना चाहिए और अंदर फंक्शन बचना चाहिए। फिर लैम्डा कितनी पावर से भी बाहर आए, जैसे इस केस में लैम्डा की पावर 0 बाहर आ गई। क्यों? समझना ही क्वेश्चन। तो जैसे लैम्डा y से रिप्लेस किया, नीचे लैम्डा x से रिप्लेस किया, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस है, सेम ही एक तरीके से। तो y/x ही लिख दिया उसने, जो भी है। लैम्डा y से रिप्लेस किया, फिर लैम्डा x से रिप्लेस किया, तो लैम्डा बाहर आ गया ना। लेकिन इस केस में लैम्डा कैसे बाहर आएगा? tan x - sec y में बाहर नहीं आएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होमोजेनियस इक्वेशन? तो आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन। इसको समझ के रखना, ए बी सी। अब देखो इसकी थ्योरी के लिए तुम जाओगे अब डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब सोचो कम बेसिक का क्वेश्चन दे दिया है कि होमोजेनियस इक्वेशन होती क्या है। अच्छा बताओ किस चैप्टर में पढ़ोगे? किसी में नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर लिखी हुई है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वहां होमोजेनियस फंक्शन के बारे में तुम देख सकते हो कि इसको होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं।
तो होमोजेनियस फंक्शन के लिए क्या समझ में आया कि ऐसे फंक्शन जिसमें x को लैम्डा x से y को लैम्डा y से रिप्लेस करने पर लैम्डा बाहर निकल के आ जाए अपनी पावर के साथ, जो भी पावर आ रही है, तो इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो मॉड कितना कराते थे आप लोग? मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है ये बताना है। चेक करो जरा इसको एक बार। अच्छा, क्वेश्चन किसका है? कॉन्टिन्यूटी का और डिफरेंशिबिलिटी का है। ठीक है, मॉड x और मॉड x माइनस 1। अब मुझे बताओ, जब भी कभी मॉड x और मॉड x माइनस 1 को सॉल्व करने की बात है तो पहले तो मॉड हटेगा। अच्छा, मॉड हटेगा यहाँ 0 पे, यहाँ 1 पे, तो तुम ये बना लो इंटरवल 0 और 1। और याद करो, वैसे इसमें साइन ऐसे लगा मत लेना, अब सॉल्व करके देखना, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 1 से बड़ी वैल्यूज पे दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, यानी ये बचेगा कुछ ऐसा। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, 0 से 1 के बीच में 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, मतलब ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ये फॉर्मेशन आएगा। और जब 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा, सॉरी 0 से छोटा में पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, तो पहला भी नेगेटिव और दूसरा भी नेगेटिव, मतलब इस केस में फंक्शन आ गया 2x माइनस 1, इसमें 1 और इसमें माइनस 2x प्लस 1, ये आ गया। ग्राफिकली इस क्वेश्चन को तुम्हें देखना चाहिए, क्योंकि पता है अब बच्चा इस क्वेश्चन को देख के तुक्का मारेगा, वरना तुम देख लो तुक्का मारने का ही मन कर रहा होगा देख के कि हम क्या करें इसमें। सोचो किस पॉइंट पे देखना है। तो पता ये क्यों दिया गया कि बच्चे को डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में ग्राफ बनाना भी आता है कि नहीं आता, उसको कॉन्टिन्यूटी का बेसिक पता है क्या, और ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का नहीं, फंक्शन का बेसिक पता है क्या। अच्छा देखना, यदि मैं यहीं पे इसका ग्राफ बनाऊं, सपोज ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ठीक है। अब बताना मुझे 0 से छोटी वैल्यू इधर और 1 से बड़ी वैल्यू इधर और 0 से 1 के बीच में। अच्छा, ये 0 0 पॉइंट है, ये 1 0 पॉइंट है एक्स एक्सिस के हिसाब से, ठीक है। 0 से 1 के बीच में y इक्वल टू 1 की लाइन है, तो 1 की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। मान लो कि 1 यहां पर है, ये 1 की लाइन बन गई, y इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया? y इज इक्वल टू 1 की लाइन, ये सारे y इज इक्वल टू हैं। ग्राफ तो ऐसे ही बनता है, y इज इक्वल टू समथिंग, तभी ग्राफ बनेगा। अच्छा, 2x माइनस 1 की लाइन है जब x 1 से बड़ा है इधर। अब यदि हमें लाइन बनाना आता हो ना, तो पॉजिटिव स्लोप की लाइन है। अब एक काम करना छोटा सा, इसमें x को 1 डालो, वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इसका मतलब है x को 1 डालने पर वैल्यू 1 आ रही है, तो 1 पे वैल्यू 1 है, उसके बाद ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ऐसे ही इसमें x को डालो 0, इसमें 1, यानी इस पॉइंट पे ग्राफ बनेगा नेगेटिव स्लोप के साथ ऐसा। जिस बच्चे ने ये ग्राफ बना लिया वो, उस बच्चे से ये क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस ग्राफ को देख के मैं बता सकता हूं कि ये ग्राफ हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, कहीं भी ये क्वेश्चन फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा। कॉन्टिन्यूटी का मतलब है लगातार ग्राफ चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन होती है पहले तो, लेकिन हम सारे क्वेश्चन ग्राफ बना ही नहीं पाते, समस्या ये है। हाँ, मॉड वाले ग्राफ बनाने के लिए सीबीएसई चाह रहा है कि बच्चे को कम इतना तो आना चाहिए। यदि इतना है ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, आंसर टिक करना है। ये 2 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है, 0 पे और 1 पे, क्योंकि कॉर्नर आ रहे हैं, और बाकी कंटिन्यूअस हर जगह है। अब ऑप्शन देखना, fx इज बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, तो गलत बात होगी, डिफरेंशिएबल है ही नहीं। fx इज डिफरेंशिएबल बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस तो है अपना। fx इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, देखो यही ऑप्शन है, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बताओ शिवानंद। अच्छा, तो हम क्वेश्चन को समझेंगे कैसे? छोटा सा क्वेश्चन है और 2025 का ये मामला, ये अब 26 में तो पेपर आएगा ही आएगा सीधे। चले नेक्स्ट, बाद में इसको देखते रहना, रिकॉल करना। अच्छा, सारे काम हुए अभी? 2 बचे हैं। A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? 4। फिर क्या पूछ रहे हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट A। अच्छा,
डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ए। कैसे करेंगे इसको, क्यों भी इस पे आएगा, बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ए की पावर n -1। गुड। क्या कह रहे हैं ये सवाल देखना भाई, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n -1। बहुत बढ़िया, ये वाली बात बिल्कुल सही है। फिर क्या कर रहे हैं इसमें, सही सोच रहा है ये, देखो। हाँ ये तो बात सही है। अच्छा ऑर्डर कितना है, 2 है, तो डिटरमिनेंट 4 अच्छा यहाँ पे 4 और लिखा हुआ है। पता है जिस बच्चे को ये पता हो ना, 4 एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स होती है। अब उस एडजॉइंट 4 एडजॉइंट ए, अब 4 तुम्हें बाहर निकालना है एक तरीके से, 4 अपनी पावर के साथ बाहर निकलेगा। 2/2 की मैट्रिक्स है ना, तो रो से भी निकलेगा और सेकंड रो से भी निकलेगा, या दोनों रो से निकाल दो, फर्स्ट रो से भी निकाल दो, सेकंड रो से भी निकाल दो उसको, तो 4 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा। मतलब यहां पर लिखा हुआ है इसके अंदर 4 एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट, तो 4 का बाहर आ जाएगा 4 स्क्वायर, और ये बचा एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। इसका फॉर्मूला ये लगा दिया, यानी 16 इंटू डिटर्मिनेंट ए की पावर कितनी n -1, यानी 2 -1, तो 16 डिटर्मिनेंट ए बचा। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू दे रखी है 4 दे रखी है, तो 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64। ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जिस बच्चे को यदि ये फॉर्मूला याद है, कौन सा, ये वाला, एक तो ये फॉर्मूला, और उस बच्चे को ये पता है कि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है एक, तो मैट्रिक्स वाले रूल पे काम करना है तो काम हो जाएगा। समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ई एंड एफ आर द 2 इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे दी और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे दी, देन ई अपॉन एफ पूछा है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ऐसे ही, हैं। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल। तो कंडीशनल में बताना, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है, ई अपॉन एफ डैश है, एफ डैश है ना, एफ डैश है, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ डैश। एफ डैश को क्या लिखोगे, 1 माइनस पी एफ, तो ये तो हो जाएगा 1 माइनस पी एफ, ठीक है, 1 माइनस पी एफ। पी एफ की वैल्यू पता है, पी एफ की वैल्यू पता है। अच्छा 2 इंडिपेंडेंट, अब ये इंडिपेंडेंट वाली लाइन है, अंडरलाइन करने वाला काम है भाई साहब, इंडिपेंडेंट। देखो ये जो इंडिपेंडेंट है, 2 इंडिपेंडेंट, याद करो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते थे, यदि कोई 2 इवेंट इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हो जाती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही तो मीनिंग था इंडिपेंडेंट का। तो यहां हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश। अब तुम्हें सब कुछ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ गई, कितनी गिवन है, 2/3, और इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 3/7, और नीचे भी यही है 1 माइनस, ये तो कट ही जाएगा फिर, तो कितना आ गया आंसर, 1 माइनस 3/7 कट जाएगा, 2/3। ऐसा ऑप्शन है, सी ऑप्शन यही है। तुम जाओ फॉर्मूला बना लो इसको पहले ही, कि ये कट ही रहा है वहां से। इंडिपेंडेंट का फायदा यही तो हुआ कि पी एफ डैश से पी एफ डैश नीचे कट गया, तो जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो पी के बराबर आ गई। अच्छा बताओ, ये अभी तक कोई टफ क्वेश्चन मिल रहा है क्या, यही बात है। सब खत्म सारे है इसके, ठीक है। अब देखो ये है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। अब याद करो, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तुम्हें जब भी ये इक्वेशन दी जाए, मतलब x³ माइनस 3x प्लस 2, इंटरवल क्या है 0 to 2, तो सबसे पहले निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट, यानी हम वैल्यू निकालेंगे एफ डैश एक्स की। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x² माइनस 3, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आएगा, तो 3x² बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1। बेटा इसके बीच में प्लस माइनस 1 में सिर्फ 1 आएगा, तो तुम्हें 3 पॉइंट पे निकालना है, 0 1 2 पे, काम खत्म। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इन तीनों पे वैल्यू निकाल के रख देनी है बस। तो बताओ 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, 1 इसमें रखना है, 1 पे 0 आ गई, ठीक है, और 0 पे 2 आ गई, और क्या 2 पे आ गई 8 माइनस 6 प्लस 0 कहाँ गई, 2 पे निकाला, 2 पे 4,
तो मैक्सिमम तो इसी पे आ रही है यार, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है तो 4 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, 4 इसका सही हो जाएगा। सही है, कोई मैक्सिमम मिनिमम का यूज ही नहीं करना था, इंटरवल वाली वैल्यूज थी, याद कर लो वही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर एक डिटरमिनेंट दे दिया मैट्रिक्स, मतलब पूछा था फॉलोइंग इज डिफाइन। अब सोचो ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिफाइन है। तो बताओ, दो मैट्रिक्स इनटू कब करते थे? जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज सेम होती हैं। अब देखना, इस बाने तो को रिवीजन करना है तुम्हें, इसमें देख लेते हैं इसी जगह जाके। इसमें ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 3, 3/3। इसमें रो कितनी है 3, तो इनटू तो हो जाएगा, तो a इंटू बी तो आ जाएगा। अच्छा, a इंटू सी की बात करो तो a इंटू सी तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया, फिर तो ये भी कट गया। अच्छा, बी ए उल्टा होगा, इसका ऑर्डर कितना है 3/1, बड़ा उल्टा नहीं हो पाएगा, ये ओनली बी ए गलत है, तो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही बचा, ए भी निकल जाएगा। समझ गए? मतलब यही पूछना चाह रहा है कि भाई साहब ये बताओ कि मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल क्या होता है, इतना पूछा है। और बस के तो ऐसा ही होता है भाई साहब, इजी टॉपिक्स पे ही ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। नहीं है कर रहा है ये। इंटीग्रेशन क्या है, 2^1/x/x²। देखो इसको जरा, 2^1/x। अच्छा, जो भी सिंपल इंटीग्रेशन करना सीखा हो ना वो कर लेगा, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन है। 2 की पावर ऊपर कितनी है 1/x, नीचे x², फिर इंटीग्रेट करना है। लिमिट दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है। तो भाई साहब ये x² दिया इसलिए कि इसको मानोगे चला जाएगा, पर 1/x को t मानो तो डेरिवेटिव क्या होगा, और dx dt, तो माइनस dt आ जाएगा। तो क्वेश्चन बचेगा 2t और dt और माइनस बाहर लग जाएगा। ठीक है, a⁴x का क्या होता है, a⁴x अपॉन log a log 2, माइनस तो यही है, तो आंसर आएगा -2^1/x अपॉन log 2 और प्लस c। बोलो ऐसा ऑप्शन है? अच्छा, कुछ और है, k इंटू 2^1/x, k की वैल्यू पूछी है तो मतलब नहीं, इक्वल k के यहाँ इसमें ऐसे दे रखा है कि ये बराबर है k के इंटू में ये 1/x है प्लस c है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी -1/log 2। ऑप्शन ए, ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अच्छा, कैसा इंटीग्रेशन है, बेसिक है ना एकदम, देख लो तुम्हें पूरा पेपर को यदि तुम एनालाइज करोगे पूरा पेपर ही ऐसा ही है, टफ है ही नहीं। लेकिन ये उसके लिए नहीं जो बच्चा बेसिक देख के तो चल रहा है आगे, तब तो नहीं है यार। अगला क्या है, वेक्टर का क्वेश्चन आ गया, a + b + c 0 है ना, a वेक्टर दे दिया, b वेक्टर दे दिया, c वेक्टर दे दिया, ऐसा क्वेश्चन आएगा 100%। एंगल बिटवीन a एंड c पूछा है, थोड़ा सा दिमाग में लगाओ इसको, a और c के बीच का एंगल कैसे निकालना है देखो। अच्छा देखना, जब भी तुम्हें ऐसा दिया जाए a + b + c 0 है और इनके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो इसको a को इधर ले जाओ, तो b + c की वैल्यू -a हो गया। अब स्क्वायरिंग कर दो, दोनों तरफ मॉड ले लो, स्क्वायरिंग कर लो। मॉड लेके स्क्वायरिंग करने का मीनिंग क्या है, पहले तो मॉड ले लिया फिर स्क्वायरिंग कर दी, तो पता b + c के मॉड का स्क्वायर होगा b + c डॉट b + c, या फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए वैसे इसका तो। और मॉड a² तो मॉड a² होगा, जब इसको ओपन करोगे तो ये आएगा mod b² + mod c² + 2b mod c mod a², और उसको और ओपन करोगे बेटा तो mod b² mod c² + 2 mod of b mod of c cos θ, यही निकालना है, इज इक्वल टू mod of a²। ये सारी वैल्यूज पता है। ए का मॉड कितना है √37, तो इधर कितना आ जाएगा 37, बी का 3 और सी का 4, तो 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 16, 2 3 × 4 cos θ। ठीक है, तो 25 हो गए, 25 में से ये माइनस कर दो, 7 5 12,
और ये कितना है 1/2 बचेगा cos थीटा, 24 हो जाएगा ये। cos थीटा 1/2, थीटा कितना 60 डिग्री पे, तो 60 π/3, π/3 सी ऑप्शन करेक्ट है। तो मतलब की चीज यहां से पकड़ना कि तुम्हारे पास जब भी जैसे इसमें बी और सी के बीच का एंगल पूछा है, अब ए और बी के बीच का पूछे एंगल, तो ए बी को उधर रखो, सी को उधर पहुंचा दो, पूछ सकता है किसी के बीच में भी। सही है मामला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए याद करो क्या करते हैं, क्यों सबसे पहले इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे कि किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। हमें दो मेथड याद थे वहां पे, दिखाई दे रहा है ना, x + 2y³, क्यों x + 2y³, फिर dy/dx है, और सामने कितना है 2y। तो बताओ dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, dy/dx से काम नहीं चलेगा, उल्टा करो, dx/dy निकालो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, मतलब x + 2y³/2y, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो ये x/2y हो जाएगा और प्लस y²। याद करो कि ये तुम्हारा dx/dy माइनस यहाँ बचेगा x/2y, और ये उधर रहेगा = y²। ये फॉर्म बन गई dx/dy प्लस rx = q। यहाँ पे r और q या तो y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसकी वैल्यू होती है e⁻r, r किसका फंक्शन है, x का, तो r dx। r की वैल्यू कितनी है, नहीं r y का फंक्शन होगा, यहाँ पे -1/2y, तो -1/2y उसको इंटीग्रेट करना है, तो एक बार इसको उठाना पड़ेगा भाई मुझे, है ना, ये तो समझ में आ गया। अब देखना, इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये मिल गया तुम्हारा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर आएगा e⁻∫−1/2y dy करना, dx सीधी कर दिया हो तो dy, ठीक है। अब बताना 1/y का इंटीग्रेशन log y, तो ये हो जाएगा e⁻−1/2 बाहर कर लें log y। अच्छा बताओ, ये 1/2 पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा e⁻log y की पावर कितनी -1/2, और y की पावर -1/2 बचेगा ये सिर्फ, और y की पावर -1/2 को क्या लिखते हैं 1/√y, ऐसा ऑप्शन है, कौन सा है। अब तुम देख लो, बी तो है, कर पाओगे पेपर में। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए उसको देखना पड़ेगा। अब इसमें देखो दूसरी वाली फॉर्म दी है, पहली फॉर्म थी dy/dx प्लस py = q, सेकेंड फॉर्म थी dx/dy प्लस rx = समथिंग, वो rx को q मान, कुछ भी मान लो, याद रहना चाहिए। आई बात समझ में, सारे हो गए, कितने हो गए, 12 हो गए, ठीक है, चले आगे। तो मैं तो इसकी वो मिली जाएगी, उसमें देखते रहना। अब देखो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती थी, वेरी गुड, डायगोनल, एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होती है, वो सारे सेम होते हैं, ठीक है, तो 7 7 7 होना चाहिए। अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे को सिर्फ पता हो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है भाई साहब। अब y की पावर x पूछी गई है, तो ये तो 0 हो जाएगी, देख लो ये क्वेश्चन है, 7 की पावर 0 पूछ रहा है, 1 नंबर मिल जाएगा, 7 पावर 0 सीख गए हो तो। LPP का क्वेश्चन आ गया, LPP का ऑब्जेक्टिव बनना भी है। अब इसने कॉर्नर पॉइंट्स दे दिए, z दे दिया, सॉरी कुछ नहीं करना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, निकालो। सुमित इधर ध्यान दो, बताना z बराबर कितना है 18x प्लस 9y, और कॉर्नर पॉइंट से अलग अलग डाल दो। अरे जल्दी से बताओ मुझे चेक करके कि पहला कितना है 2,72, 2 को बड़ा 72 पर वैल्यू देखना, तो ये हो जाएगा
18 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 72 कर लो फटाफट। फिर है 15,20 40,15 पहले मैं मैक्सिमम ही निकालूंगा सबकी। तो 18 15 9 20 18 40 9 15 15 निम्मा 15 9 जा 135 बीच का कितना 750 450 पहले वाला 684 ये 720 और 135 तो 720 और 135 जोड़ दो, यही सबसे ज्यादा हो जा रहा है। तो देखो मैक्सिमम, अच्छा सुनो हाँ बहुत बढ़िया है बेटा। दो ऑप्शन, अब देखो समझदारी से ऑप्शन भी ऐसे ही दिए गए हैं, दोनों ऑप्शन पे एक जैसा काम हो रहा है। देखो 40-15 40-15, अब मिनिमम चेक करनी पड़ेगी। 272 और 15-20 वो तो चेक कर ही चुके हैं। 272 पे कितनी है 600 और 15-20 पे, तो 15-20 वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सही है, मैक्सिमम निकल रही है 40-15 पे और मिनिमम निकल रही है 15-20 पे। इतना ही बताना है। नेक्स्ट क्या है देख रहे हो, मैट्रिक्स का तुम्हें प्रॉपर्टी यदि याद हो, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो याद करो ए बी का होल इनवर्स होता था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। लिखा है क्या, तो नॉट करेक्ट पूछा है तो वो तो करेक्ट है। अच्छा सुनो, पेपर के अंदर घुमाएगा नॉट करेक्ट में नॉट भूल जाएंगे हम और जल्दी से मार के चले जाएंगे आगे। 99 हाँ 99 रह जाएंगे। सही कह रहा है, डी भी सही है। एडजॉइंट ए का डेटर इसने बताया था अभी, कौन सा सी सही है तो ए गलत, तो बस ए को क्रॉस कर दो। ऐसा कभी होता भी नहीं है ए जैसा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है देख रहे हो, एलपीपी के 2 क्वेश्चन है लगातार। ये कह रहा है if the feasible region of the linear programming problems with the objective function z is bounded then which of the following is correct। तो बाउंडेड रीजन है, ठीक है। इट विल ओनली हैव अ मैक्सिमम वैल्यू, तो बाउंडेड रीजन पे तो दोनों मिलती है मैक्सिमम मिनिमम, गलत बात है। करेक्ट पूछ रहा है, इट विल हैव ओनली मिनिमम वैल्यू, इट विल बोथ मैक्सिमम वैल्यू, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब बाउंडेड रीजन था तो दोनों आंसर आते हैं भाई साहब, क्योंकि उसी इंटरवल में आंसर होने हैं सारे के सारे। ठीक है, एरिया के क्वेश्चन को ऐसे सजा के दिया है उसने कि भैया ये ग्राफ से तुम बता सकते हो कि इंटीग्रेशन किसका करके एरिया निकालोगे। 0 से 4, 0 से 4 और पैराबोला से y रखना है, तो पैराबोला से y कितना हो जाएगा √x, तो 0 से 4 √x dx कहाँ लिखा है, डी ऑप्शन। डबल नहीं करना है, डबल तब करते जब नीचे वाला भी एरिया होता, तब तो डबल करते, तो ये करेक्ट हो जाए। कितने हो गए 17। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन देखना भाई। ये भी शिफ्ट नहीं कर पाए तो इधर देख लो, जरूरत भी नहीं है शिफ्ट करने की। यहाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, देखना इधर। मतलब आजकल जो आईटीएफ बचा है ना शिवानंद, जितना आईटीएफ थ्योरी में बचा हुआ है 12th क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसके हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है। कह रहे हैं ये जो ग्राफ है इसका इनवर्स बता दो, तो पहले तो ये बताओ वो ग्राफ किसका है, ऊपर वाला cos x का, तो नीचे cos इनवर्स x का ग्राफ है बस। अब cos इनवर्स x का ग्राफ जिसको याद है वो काम कर जाएगा। बताना कौन सा ऑप्शन होगा। cos इनवर्स x की रेंज याद कर लो, 0 से पाई। अब 0 से पाई कहाँ ग्राफ बनना है, सारे ही बनना है। तो देखो पहले दोनों तो वैसे ही गलत हैं, पहले दोनों ग्राफ ही गलत हैं। -1 से 1, 0 से पाई, सी ऑप्शन है और सी ऑप्शन ही करेक्ट है भैया। ये तो ग्राफ 0 से पाई है, ये किसका बनेगा, cot इनवर्स x का जाके बनेगा। अब देखो आईटीएफ में ग्राफ से वो इससे अच्छा क्वेश्चन सेट किया है ना कि बच्चे को टफ भी नहीं है, बच्चे के लिए इजी भी नहीं है। यानी हमें देखो सिर्फ ग्राफ पता होने चाहिए। आईटीएफ में आसान हो गए हैं अब क्वेश्चन आना,
लेकिन हम कहो कि cos इनवर्स x का ग्राफ नहीं आता सर हमें, तो फिर तो कैसे होगा? और भाई साहब वैसे नहीं पहचान पाओगे, तुम पहचान लोगे, देख लो भैया। चलो दो असर्शन रीजन आते हैं, तो असर्शन रीजन देखो ये क्या है, इतना ही बहुत है। देखो लेट जेड बी द सेट ऑफ द इंटीजर्स, जेड डिफाइन है, ठीक है, एफ एक्स ही दे दिया, बाइजेक्टिव, ये फंक्शन 1 1 on 2 बोल रहे हैं, कितना दिया है 3x - 5। तुम तो मुझे ये बताओ कि तुमने इंटीजर रखे तो तुम्हें कौन सा इंटीजर नहीं मिलेगा? सब मिलेंगे। जैसे 1 रखा तुमने तो 1 पे क्या मिल गया? 1 पे मिल गया -2। या तुम कोई सोचोगे सर ये नहीं मिल रहा मुझे, बताओ, वो ढूंढ देंगे, वो यहाँ रख दो, उसके लिए x मिल जाएगा तुम्हें। अच्छा लेकिन ये देखना कि x इंटीजर मिलना चाहिए। रुको रुको रुको, फिर तो इस क्वेश्चन ध्यान से देखो, सुनो, इंटीजर, हाँ तो दिमाग में रखना है, इंटीजर रखने पर इंटीजर मिले। जैसे इधर के इंटीजर रखे हमने, एक काम करो, इंटीजर समझना 1 2 3 -1 -2 -3, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, और दुर्भाग्य से इधर भी सारे नंबर लिखे हुए हैं, इधर भी -1 -3 -1 0 1 2 3 ये सब रखे हुए हैं। लेकिन मैंने यदि मान लो यहाँ y को 0 ले लिया तो 0 के करस्पॉन्डिंग इधर इंटीजर, अच्छा लेकिन इधर कोई मैंने रखा, जैसे 3 रखा, 3 तो 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4 वो मिल जाएगी, तो ऑन टू नहीं होगा यार, ये समझना, इस तरफ के कुछ वैल्यूज रह जाएंगी। क्यों रह जाएंगी? क्योंकि ये कह रहा था इंटीजर से इंटीजर में डिफाइन होना चाहिए, अच्छी बात है, तो मैं इधर के सारे इंटीजर के लिए मुझे कोई ना कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 1 के लिए इधर कुछ मिलना चाहिए, तो y की वैल्यू 1 के लिए x इंटीजर आना चाहिए, आएगा नहीं? 1 के लिए तो आ जाएगा, 2 के लिए रख लो, जैसे 2 के लिए देखा, 2 = 3x - 5, तो 3x = कितना हो गया? 7, x की वैल्यू कितनी आ गई? 7/3। तो जब मेरा y की वैल्यू 2 है, ये इसके लिए इधर x नहीं मिल रहा है, तो देखो अपना रीजन सही तो है, रीजन तो सही है। वैसे रीजन क्या कह रहा है? अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इट इज बोथ सरजेक्टिव एंड इंजेक्टिव, ये तो बात सही है ना, लेकिन तुम्हारा ए ऑप्शन गलत है, असर्शन फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? और याद रखना इसमें ACD जब तक आते हैं ना कि इसमें असर्शन रीजन में, तब तक बच्चे का आंसर सही होगा, ये थोड़ा दिमाग से सोच समझ के करेगा। तो बी ऑप्शन जरूर ऐसा है कि वो तो परेशान करता है। ये बात समझ में आई? नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी आ गई इसकी, वो रह गया एक क्वेश्चन। अच्छा ये है, ये किसका दे रखा है, पढ़ो, दिखाई दे रहा है? कॉन्टिन्यूटी का। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूस एट x, देन तो कॉन्टिन्यूटी तो आसान है, डायरेक्ट वैल्यू रख दो और इक्वल कर दो, तो 5 रखना, 15 - 8 7 बजे 7/2 आ रहा है,